आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं उसको हम देखते हैं। अगर हम देखें उस समय जो भारत के सचिव थे, उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो, उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे और इन्हीं के नाम पर सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो, इनके नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। इससे पहले अगर हम देखें तो सरकार ने 1907 में जो गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे, उनका सरकार ने दमन किया और जो नरमपंथी विचारधारा के नेता थे उनके साथ सरकार ने समझौता किया और मुस्लिम लीग के साथ जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, इनके लिए सरकार पृथक निर्वाचक मंडल लेके आई। और एक अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसके बाद अगर हम देखें जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो इसमें क्या किया गया, इसमें केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 जो हुआ करती थी और 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में अगर हम देखें तो इस अधिनियम में क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई और कहा गया कि लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहेगा। अब यहाँ पर कुल सदस्य हो गए 69, जिनमें 60 सदस्य अतिरिक्त थे, 60 अतिरिक्त सदस्य थे और 9 पदेन सदस्य थे, जिनमें अगर हम देखें इन पदेन सदस्यों में एक सदस्य वायसराय, और जो 8 सदस्य थे वो 8 सदस्य परिषद से थे और यहाँ पर कुल मिलाकर 9 सदस्य पदेन सदस्य हुए और 60 अतिरिक्त सदस्य। और जो 69 सदस्य हैं, जो अतिरिक्त सदस्य हैं, इन अतिरिक्त सदस्यों में से 37 सदस्य सरकारी होंगे। कहा गया कि 37 सदस्य सरकारी होंगे और 32 सदस्य गैर सरकारी होंगे, और जो 32 सदस्य हैं वो गैर सरकारी होंगे। और जो 37 सदस्य सरकारी हैं उनमें से कहा गया कि 9 सदस्य पदेन सदस्य होंगे। और कौन पदेन सदस्य? जिनमें से 1 वायसराय और 8 सदस्यीय परिषद के सदस्य, और जो 28 सदस्य हैं वो वायसराय द्वारा मनोनीत होंगे। यानी कि इनमें से 9 सदस्य पदेन सदस्य और 28 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत होंगे। और जो 32 सदस्य गैर सरकारी सदस्य हैं
उनमें कहा गया कि 5 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत होंगे और 27 सदस्य निर्वाचित होंगे। जो 32 सदस्य हैं इनमें से 5 सदस्य वायसराय द्वारा कहा गया कि मनोनीत होंगे और जो 27 सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे, और जो 27 सदस्य निर्वाचित हैं उनमें से 13 सदस्य साधारण निर्वाचन द्वारा, 6 भूमिपतियों के लिए विशेष निर्वाचन द्वारा। इन 27 में से 13 सदस्य साधारण निर्वाचन द्वारा और 6 सदस्य भूमिपतियों के विशेष निर्वाचन के लिए, 6 सदस्य भूमिपतियों के लिए विशेष निर्वाचन के लिए और 6 सदस्य मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा। 6 सदस्य मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए आरक्षित किए गए। और कहा गया कि 2 सदस्य वाणिज्यिक मंडल के लिए होंगे। कहा गया कि 2 सदस्य वाणिज्यिक कहा गया कि वाणिज्यिक मंडल के लिए होंगे। और जो 6 सदस्य जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल है उनमें कहा गया कि जो 6 सदस्य हैं मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल में जो 6 सदस्य हैं उनमें कहा गया कि 2 सीटें बंगाल से होंगी। 2 सीटें पृथक निर्वाचन मंडल में जो 6 सदस्य हैं उनमें कहा गया कि 2 सीटें बंगाल से होगी और 1 सीट कहा गया कि 1 सीट बिहार और उड़ीसा से होगी। 1 सीट बिहार और उड़ीसा से होगी संयुक्त रूप से, और 1 सीट मद्रास से होगी और 1 सीटें बंबई और संयुक्त प्रांत से होगी। तो कहा गया कि 1 सीट बंबई से और 1 सीट संयुक्त प्रांत से होगी। तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में कहा गया कि केंद्रीय विधान परिषद में जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 थी उससे बढ़ाकर इस 60 कर दी गई और कहा गया 6 पदेन सदस्य होंगे और टोटल 69 सदस्य होंगे और उन 69 सदस्यों में से 37 सदस्य सरकारी होंगे और 32 सदस्य गैर सरकारी होंगे। और जो 37 सदस्य सरकारी होंगे उनमें से 9 तो पदेन सदस्य, जिनमें से 1 वायसराय और 8 सदस्यीय परिषद के सदस्य, और जो 28 सदस्य होंगे जो वायसराय द्वारा मनोनीत होंगे। और जो गैर सरकारी सदस्य 32 हैं उनमें से 5 सदस्य तो वायसराय द्वारा मनोनीत और जो 27 सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे। और उन 27 सदस्यों में से 13 सदस्य साधारण निर्वाचन द्वारा, 6 सदस्य भूमिपतियों के लिए विशेष निर्वाचन के लिए और 6 सदस्य मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए जो 6 सीटें आरक्षित की गई थी उन 6 सीटों में कहा गया कि 2 सीटें बंगाल से होगी, 1 सीट बिहार और उड़ीसा से होगी संयुक्त रूप से, और 1 सीट होगी मद्रास से, 1 सीट बंबई से और 1 सीट संयुक्त प्रांत से। और कहा गया कि 2 सदस्य वाणिज्यिक मंडल से होंगे, 2 सदस्य वाणिज्यिक मंडल से होंगे। केंद्रीय विधान परिषद में जैसा कि हमने देखा कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और जिनमें 9 पदेन सदस्य मिलाकर 69 हो गए टोटल। और प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट देखें हम तो
प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया और कहा कि गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहेगा। जैसे बर्मा में, प्रांतीय विधान परिषद में बर्मा में 16 सीटें की गई। पूर्वी बंगाल और असम में 41, पूर्वी बंगाल और असम में 41 सीटें, 41 सीटें। बंगाल में सीटें की गई 52, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सीटें 52 की गई। और बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत प्रत्येक में सीटें 42 की गई। बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत इन प्रत्येक में सीटें 42 की गई। प्रत्येक में सीटें बंबई में 42 की गई, मद्रास में 42 की गई और संयुक्त प्रांत में सीटें 42 की गई, जिन प्रांतीय विधान परिषद में। और पंजाब में विधान परिषद में 25 सीटें की गई प्रांतीय विधान परिषद में। और पंजाब में सीटें देखें तो 25 की गई। इसके बाद अगर हम देखें सदस्यों की योग्यता को, अगर हम सदस्यों की योग्यता को देखें कि क्या योग्यता थी सदस्यों को चुनाव लड़ने की और क्या योग्यता थी मतदाताओं को वोट देने की, तो हम सदस्यों की पहले योग्यता देखते हैं। सदस्यों की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो केवल पुरुष सदस्य हो सकते थे, तो केवल पुरुष यानी महिलाएं नहीं। और न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, और आयु कितनी हो, तो 21 वर्ष हो। आयु 21 वर्ष हो, मानसिक स्वास्थ्य सही हो, जिनका मानसिक स्वास्थ्य सही हो, और न्यायालय द्वारा 6 माह से अधिक सजा ना पाया हो वो व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति न्यायालय द्वारा 6 माह से अधिक सजा ना पाया हो, वो व्यक्ति 6 माह से अधिक सजा ना पाया हो, और प्रशासनिक सेवाओं से उसे निष्कासित ना किया गया हो। और ये भी एक योग्यता थी कि वो व्यक्ति, यानी कि उसे प्रशासनिक सेवाओं से निष्कासित ना किया गया हो। प्रशासनिक सेवाओं से उसे निष्कासित ना किया गया हो, राजकीय अपराधी ना हो, और उसे देश निकाला ना दिया गया हो। और राजकीय अपराधी ना हो, और उसे देश निकाला ना दिया गया हो, उसे देश निकाला ना दिया गया। तो ये तो थी सदस्यों की योग्यताएं। जैसे क्या सदस्यों की योग्यताएं थी कि वो केवल पुरुष हो, आयु 21 वर्ष प्राप्त कर चुका हो, मानसिक स्वास्थ्य सही हो, न्यायालय द्वारा 6 माह से अधिक सजा न पाया हो, प्रशासनिक सेवाओं में या प्रशासनिक सेवाओं से निष्कासित न किया गया हो, और राजकीय अपराधी ना हो, और देश निकाला ना दिया गया हो, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और मतदाताओं की क्या योग्यताएं थी कि कौन वोट दे सकता है। मतदाताओं की अगर हम योग्यता देखें
मतदाताओं की योग्यता में, तो केवल पुरुष वोट दे सकते थे, केवल पुरुष, यानी महिलाएं नहीं, यानी महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। और उसने 21 वर्ष से कम आयु जिसकी ना हो, यानी कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 21 हो, 21 वर्ष से आयु कम ना हो, और मानसिक विक्षिप्त ना हो, या मानसिक स्वास्थ्य सही हो, मानसिक स्वास्थ्य सही हो। एक मतदाताओं की योग्यता थी और एक सदस्यों की योग्यता थी। इसके बाद अगर हम देखें कि विधान परिषद में सदस्यों की शक्तियों में क्या क्या वृद्धि की गई, इसके बाद हम विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों में वृद्धि को अगर देखें, विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों में हम वृद्धि को देखें, तो सदस्यों की शक्तियों में किस किस में वृद्धि की गई, जिसमें हम देखें शक्तियों में वृद्धि, तो एक तो वृद्धि की गई वित्तीय मामले में, एक वृद्धि की गई वित्तीय मामले में, और दूसरी वृद्धि की गई लोकहित या सामान्य मामले में, लोकहित या सामान्य मामले में। और जो वित्तीय मामले में वृद्धि की गई, अगर हम उनको देखें तो इसमें वृद्धि की गई कि प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी कि इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन मत नहीं दे सकते, लेकिन मत नहीं दे सकते। और क्या नहीं कर सकते, स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, स्थानीय निकाय के लिए, स्थानीय निकाय के लिए धन की मांग कर सकते हैं। स्थानीय निकाय के लिए धन की मांग कर सकते हैं, और नए कर एवं संशोधन का प्रस्ताव भी ला सकते हैं, नए कर एवं संशोधन का प्रस्ताव, संशोधन का प्रस्ताव भी ला सकते हैं। तो ये तो थे वित्तीय मामले। इसके बाद अगर हम देखें लोकहित मामले या सामान्य मामले में, तो इन सामान्य मामले में जन साधारण के मामले में प्रस्ताव ला सकते हैं, यानी कि सामान्य मामले हैं, इसमें जन सामान्य मामले में प्रस्ताव ला सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं। और प्रस्ताव 15 दिन पूर्व की सूचना पर ला सकते हैं, यानी कि लोकहित या सामान्य मामले में, जन सामान्य मामले में प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव 15 दिन पहले सूचना देनी होगी, 15 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। और क्या करना होगा, लेकिन मत, और यहां पर इसमें मत देने का भी अधिकार दिया गया, लोकहित मामले में मत देने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन केवल संबंधित सदस्य से,
यहाँ पर मत देने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन संबंधित सदस्य से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन संबंधित सदस्य थे। तो विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों में क्या क्या वृद्धि हुई? एक तो वित्तीय मामले में वृद्धि हुई और दूसरी लोक या सामान्य मामले में हुई। वित्तीय मामले में क्या वृद्धि हुई? इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार यहाँ नहीं दिया गया, यानी कि मत नहीं दे सकते हैं। स्थानीय निकाय के लिए धन की मांग कर सकते हैं और नए कर एवं संशोधन का प्रस्ताव भी ला सकते हैं। बजट पर बहस करने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, लेकिन मत देने का अधिकार उनको नहीं था। अब देखें हम लोकहित मामले या सामान्य मामले में क्या अधिकार दिए गए शक्तियां जो विधान परिषद में सदस्यों को? तो जन सामान्य मामले में प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन 15 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी और इनको यहाँ पर मत देने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन केवल संबंधित सदस्य से पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत सचिव और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीय व्यक्तियों को भी शामिल किया गया। भारत सचिव एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया और इनमें किन किन भारतीयों को शामिल किया गया? तो देखें, भारत की परिषद में शामिल किया गया 2 लोगों को, जिनमें से एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और वायसराय की परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया। वायसराय की परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया। वायसराय की परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया, जिनमें थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया गया या नवाजा गया। जिनमें थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और इन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद अगर हम देखें कि जो मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल था क्या था, इसको अगर हम देखें मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल को अगर हम देखें तो एक धर्म के आधार पर निर्वाचन था। इसका मतलब था कि धर्म के आधार पर निर्वाचन और इसमें गैर मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं कर सकते थे, यानी कि मुस्लिम मतदाता को छोड़कर गैर मुस्लिम मतदाता मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं कर सकते थे।
कर सकते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर चुनाव क्षेत्र मुस्लिम, मतदाता मुस्लिम और उम्मीदवार भी मुस्लिम, यानी कि यहाँ पर क्या है, चुनाव क्षेत्र मुस्लिम, उम्मीदवार मुस्लिम और मतदाता भी मुस्लिम। था। ये था पृथक निर्वाचक मंडल। इसके क्या परिणाम निकले? इसके अगर हम परिणाम को देखें तो इससे अलगाववादी संस्थाओं को बल मिला, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। भविष्य में अन्य समूहों ने भी ऐसी मांगों को प्रारंभ करना शुरू कर दिया और भविष्य में भारत के बंटवारे की जड़ें यहीं पर बनी। इसके बाद 1919 में सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। 1935 में हरिजन भारतीय ईसाइयों को, यूरोपीय एंग्लो इंडियन को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया और 1909 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय करते हैं, इस चीज़ को नकार देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।